हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का डाउटनट लाइव पर। तो बेटा जी, मेरा नाम है पार्थ और आज से मैं आपकी जीव विज्ञान की 12th हिंदी मीडियम में क्लासेस लूंगा। ठीक है, चलिए आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम ही क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब आप कहेंगे सर पहला चैप्टर तो हमारा जीवों में जनन है। तो बेटा जी, मैक्सिमम बोर्ड में आपको पता ही है 12th का जो सिलेबस है उसमें से फर्स्ट चैप्टर हमारा हट चुका है। ठीक है, हमारा सीधा टॉपिक, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, मैक्सिमम बोर्ड, ज्यादातर बोर्ड में हमारा फर्स्ट चैप्टर हट गया है। सीधा कौन सा चैप्टर है हमारा? दूसरा है। कौन सा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसमें भी कुछ कुछ भाग हट गए हैं, लेकिन मैं सारे बोर्ड के हिसाब से सम्मिलित रूप से सब कुछ पढ़ाऊंगा ताकि वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएं। ठीक है बच्चा, चलें आगे, आइएगा आगे चलते बेटा जी। हमारा क्या? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से, बड़े प्यार से चीजें कवर करेंगे, लेकिन सारा कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बिंदु भी छोड़ देंगे, सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, आइए, चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आपको ये पुष्प दिखाई दे रहा है? अभी मैं सबसे पूछूंगा इसमें ये ABCD 1 2 3 4 5 6 क्या है, वो सब कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग तो समझें। जब तक मीनिंग समझ में नहीं आएगा चैप्टर कैसे पढ़ पाएंगे? तो देखिए, चैप्टर नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है बेटा जी, लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? जिसमें दो विपरीत लिंग वाले कहीं ना कहीं जीव होते हैं जिनसे युग्मक बनते हैं, और वो युग्मक संलयन करके युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज फिर भ्रूण में बदलता है और फिर उससे नए जीव का निर्माण होता है। ये क्या कहलाता है? आपका लैंगिक जनन। सिंपल सा था। अब बात आ रही है लैंगिक जनन किसमें? पुष्पीय पादप। अब साहब, पुष्पीय पादप का मतलब इतना तो समझ में आ गया, जिसमें क्या मिलेगा? पुष्प मिलेगा। लेकिन कौन से होते हैं पुष्पीय पादप? तो देखिएगा बेटा जी, याद रखिएगा, कुल मिला के आपने याद रखना है क्या? ध्यान से सुनना। हमारे जितने भी पादप मिल रहे हैं इस पृथ्वी पर, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी पादप मिल रहे हैं बेटा जी, कुल मिला के हमारे 5 प्रकार के पादप होते हैं। कितने प्रकार के पादप हैं हमारे? 5 प्रकार के पादप हैं। ठीक है, अब कौन कौन से पादप हैं देखते हैं यहां पर जरा जल्दी से हमारे। देखिए बेटा जी, हाँ जी, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जितने भी पादप इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं बेटा जी, उन सभी पादपों को हमने 5 श्रेणी में विभाजित कर दिया है। कितनी श्रेणियों में बेटा जी? 5। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पादप जो आए थे उनका नाम क्या है? याद रखना है, थैलोफाइट। ठीक है, जिनके अंदर किसको रखा जाता है बेटा जी? शैवाल को, यानी एल्गी को। बड़े आराम से। ठीक है, उसके बाद कौन आए थे? याद रखना है आपने, ब्रायोफाइट। ठीक है बच्चा, ब्रायोफाइट जो थे ये सबसे पहले स्थल पर आए थे। ये जल पर मिल रहे थे, ये सबसे पहले स्थल पर आए थे। ब्रायोफाइट के बाद आए थे कौन? टेरिडोफाइट। कौन आए? टेरिडोफाइट। अब ये जो पादप जो हैं बेटा जी, ये तीनों कैटेगरी के जो पादप हैं, इनमें बीज नहीं मिलता। इनमें क्या नहीं मिलता? बीज नहीं मिलता। ठीक है, अब टेरिडोफाइट के बाद कौन आए थे आपके? अनावृत बीजी, जिनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है भैया, और अनावृत बीजी के बाद आए थे कौन बेटा जी? आपके आवृत बीजी, और आवृत बीजी को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये वो पादप थे जिनमें बीज नहीं थे। ये 2 पादप ऐसे हैं, या पादपों के समूह ऐसे हैं जिनमें बीज मिल रहा था। यानी बीज युक्त पादप कौन है आपके? अनावृत बीजी और आवृत बीजी। और बीज रहित पादप कौन है? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। सिंपल सा था। अब आप कहेंगे क्यों बताया ऐसा? क्या रीजन था बताने का? सिर्फ इतना सा कि ये जो शब्द लिखा हुआ है, कौन? पुष्प, क्या ये सारे पादपों में मिलता है? नहीं, ये केवल और केवल किस में मिलता है? आवृत बीजी में, जो एक लैंगिक संरचना है, जो रिस्पॉन्सिबल होएगी किस चीज के लिए? याद रखना, लैंगिक जनन करने के लिए। तो अब आप मुझे बताएं, चैप्टर का नाम क्या था? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन।
और पुष्पीय पादप केवल किस में मिल रहे हैं? आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। तो क्या मैं इस चैप्टर को यह भी बोल सकता हूं, क्या आवृत बीजियों में लैंगिक जनन? किस में बेटा जी? आवृत बीजियों में लैंगिक जनन, क्योंकि आवृत बीजी ही वो हैं, एंजियोस्पर्म ही वो हैं जिनमें कौन मिल रहा है? आपका पुष्प मिल रहा है। समझ में आ गया? चलें आगे, इतनी सी बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। ये इसको मैं हटा रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिएगा। ये चीज याद रखना कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं। किसका? एंजियोस्पर्म का, यानी आवृत बीजी को, क्योंकि केवल उन्हीं में ही क्या मिलता है? पुष्प मिलता है। चल आइएगा बेटा जी, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अब बात आ रही है पुष्प की संरचना पढ़नी है। किसकी संरचना पढ़नी है? पुष्प की। पुष्प है क्या, वो समझने से पहले समझते हैं। देखिएगा, ये मान लेते हैं एक पादप है, ठीक है, और कौन सा पादप होएगा? आवृत बीजी। उसका ये कौन है? तना है, और ये कौन है? मूल है। ठीक है बालक, ये कौन है बेटा जी? तना है, और ये कौन है? मूल है। तने से शाखा निकली, ठीक है, इस शाखा पर पर्ण मिल रही है। ये तीन चीजें समझ में आई। तने से क्या निकली है? शाखा, और उस शाखा पर कौन मिल रही है? पर्ण मिल रही है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप जरा सुनना, ध्यान से सुनना। ये तना है, उस पर निकली है शाखा, और उस शाखा पर क्या मिल रही है? पर्ण। ठीक है, अब तना, पर्ण और शाखा, ये तीनों भाग जो हैं, जरा सोचिए, ये तीनों भाग जो हैं, क्या ये तीनों भाग जमीन के बाहर हैं कि जमीन के अंदर हैं? जरा जल्दी से मुझे बताएं। ये तीनों भाग जमीन के बाहर हैं कि जमीन के अंदर? आप बोलेंगे सर ये तीनों भाग जमीन के कहां हैं? बाहर हैं, है ना। अब जरा दिमाग लगाएं, ये अगर जमीन के बाहर हैं तो इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है क्या? प्ररोह। क्या नाम देते हैं बेटा जी? प्ररोह। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्ररोह का मतलब क्या होता है? पादप का वो भाग जो जमीन के बाहर है, ठीक है, और पादप का वो भाग जो जमीन के नीचे, उसको हमने दे दिया क्या? नाम, मूल। तो दो तरीके से भाग हो गए ना पादप के। एक है कौन बेटा जी? मूल है, और एक कौन है? प्ररोह है। प्ररोह जो था उसके तीन भाग है यहां पर, एक तना, एक पर्ण और एक शाखा। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो पर्ण जो थी, इस पर्ण के, ध्यान से सुनना, ये एक विशेष प्रकार की पर्ण है जिसे हम बोलते हैं सहपत्र। हम किसकी बात करने वाले हैं बेटा जी? पुष्प की। तो जरा ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। ये वो पर्ण है जिसको हमने विशेष रूप से बोला है क्या? सहपत्र। क्यों बोला है? क्योंकि इसकी अक्ष से, किसकी अक्ष से? ध्यान से सुनना, इस पर्ण की यानी सहपत्र की अक्ष से, अक्ष का मतलब तो समझ में आता है ना, उसकी एक्सिस से, यहां से एक संरचना निकली है। क्या निकली है? एक संरचना। किसकी अक्ष से निकली है? इस सहपत्र की या इस पर्ण की अक्ष से एक संरचना निकली है, एक डंडी निकली है, और इस डंडी को हमने नाम दिया है, याद रखना क्या? पुष्प वृंत। याद रखना, क्या नाम दिया बेटा जी? पुष्प वृंत। तो पुष्प वृंत समझ में आ गया क्या था? पुष्प वृंत एक डंडी है जो कहां से निकली? इस सहपत्र या इस पर्ण की कहां से निकली है? अक्ष से निकली है। चलें आगे, अब ध्यान से सुनना। ये जो पुष्प वृंत है, इसका बिल्कुल सिरे वाला भाग, ऊपर सिरे वाला भाग क्या हो गया? फूल गया है। ठीक है, कौन फूल गया? सिरे वाला भाग फूल गया है। बड़े आराम से समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना बेटा जी? ये डंडी का ऊपर वाला सिरा क्या हो गया? फूल गया है, और इस फूले हुए भाग को हमने नाम दिया है पुष्पासन। क्या नाम दिया बेटा जी? पुष्पासन। तो अब आप मुझे बताएं, पुष्पासन में वर्ड आ रहा है आसन, और आसन का मतलब क्या होता है? जरा सोचिए। जैसे मैंने बोला आसन ग्रहण करो, यानी बैठ जाओ, यानी कोई चीज जिसके ऊपर कोई चीज बैठती है, तो जिसके ऊपर बैठती है वो क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। तो अब आप मुझे बताएं, ये डंडी का फूला हुआ भाग क्या कहला रहा है? पुष्पासन। और इस पुष्प आसन के ऊपर कौन मिलेगा भैया? इसके ऊपर कौन मिलेगा? पुष्प मिलेगा।
समझ में आ गया। तो अब आप मुझे बताएं पुष्प किसके ऊपर मिल रहा है। हमने बोला भैया पुष्प मिल रहा है एक आसन के ऊपर, उस आसन को हमने नाम दिया क्या, पुष्पासन। पुष्पासन के नीचे कौन थी, एक डंडी थी, उस डंडी का नाम क्या है, पुष्पवृंत। ये डंडी कहां से निकली है, एक पर्ण से निकली है, एक पर्ण के अक्ष से निकली है। उस पर्ण को हमने विशेषकर रूप से बोला है सहपत्र। यहां तक समझ में आ गया। अब आप सोच समझ के मुझे बताएं एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या ये पुष्प यहां पर जो ये पुष्प बनेगा, क्या ये पुष्प मूल का भाग है या प्ररोह का भाग है? सोच समझ के मुझे बताएं, क्या ये मूल का भाग है या ये प्ररोह का भाग है? सोचिएगा, किसका भाग है, प्ररोह का भाग है ना। क्यों, क्योंकि आपने बोला सर प्ररोह का भाग कौन होते हैं, तना होता है, तने से निकली हुई शाखा होती है, शाखा पर लगी हुई पर्ण होती है। अब जरा सोचिए वही पर्ण कौन थी, सहपत्र, जिसने आगे चलकर किसका निर्माण किया है भैया, पुष्प का निर्माण किया है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पुष्प जो है क्या वो एक रूपांतरित प्ररोह है या नहीं है? सोचना बच्चों, क्या है बेटा जी, ये एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी किसका रूपांतरण हुआ है, इस प्ररोह का रूपांतरण हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में शूट बोलते हैं और मूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट बोलते हैं। तो जरा जल्दी से सोचिए, प्ररोह यानी शूट का मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण हुआ और किसका निर्माण हुआ है, पुष्प का। तो मैंने मात्र 2 बिंदु बताए अभी तक सीधे सीधे इस चैप्टर में, क्या कि चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप का मतलब आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। पुष्प क्या था, एक रूपांतरित प्ररोह था। यह रूपांतरण किससे हुआ है, एक पर्ण से हुआ, उस पर्ण का नाम है सहपत्र, उसकी अक्ष से हुआ है। बताइए बालक, यहां तक समझ में आ गया? चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब आइए यहां पर जरा जल्दी से देखते हैं बेटा जी हमारा ये डायग्राम, ठीक है। अब बेटा जरा जल्दी से सोच समझ के मुझे बताएं, इस डायग्राम में पुष्प दिख रहा है आपको पूरा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं डंडी दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, ये डंडी की, जिसका नंबर क्या दे रखा है, 10। जल्दी से मुझे बताइए 10 नंबर जो है वो एक डंडी है, और डंडी अभी अभी आपको बताई थी किसी सहपत्र की अक्ष से निकली थी। इस डंडी का नाम क्या था, ये 10 नंबर कौन है, ये है कौन बेटा जी, पुष्पवृंत है। कौन है बेटा जी, पुष्पवृंत। समझ में आ गया? अब जरा सोचिए, ये 10 नंबर जो था पुष्पवृंत ऊपर जाकर फूल गया ना, ये 9th वाला भाग दिख रहा है आपको। अब ये 9 कौन है भाई, हमने 10 बता दिया, कौन है, डंडी है जिसका सिरा फूला हुआ था, जो मैंने आपको बता दिया कौन है, ये पुष्पासन। कौन है बच्चों, पुष्पासन। तो 9 और 10 तो समझ में आ गया, ठीक है। अब बात आ रही है 9 और 10 हमारा क्लियर हो गया है, ये दोनों क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। अब मैंने बोला था पुष्पासन के ऊपर क्या मिलेंगे, पुष्प के भाग, ठीक है। अब कितने भाग मिलते हैं, 4 भाग मिलते हैं, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। आइएगा देखते हैं यहां पर कौन कौन से भाग मिलते हैं। आइए सबसे पहले देखिएगा, पुष्प की जो संरचना है उसमें 4 क्या मिल रहे हैं, भाग मिल रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, पुष्प पत्र। क्या नाम देते हैं बेटा जी, पुष्प पत्र। अब आप में से जरा सोचिए, आप में से किसके अंदर दिमाग है जो जल्दी से ये सोच सकता है, पुष्प के बाद वर्ड आ रहा है पत्र। ऐसा वर्ड अभी अभी कहीं आया था, याद करिए, कोई पर्ण में आया था, उस पर्ण का नाम क्या था, सहपत्र था ना। तो सह में बाद में क्या आ रहा है, पत्र, और पत्र का मतलब होता है पत्ती। तो आप बोलेंगे सर पुष्प की संरचना में जो 4 पुष्प पत्र मिलने वाले हैं, क्या वो पत्तियां हैं? मैं बोलूंगा हाँ जी, वो क्या है, पत्तियां हैं। लेकिन वो पत्तियां क्या हो चुकी हैं, रूपांतरित हो चुकी हैं। अब सिंपल सा सुनिएगा, हमने बोला था देखिए सहपत्र पर्ण थी ना, जो आगे जाके क्या बना रही है, फूल बना रही है, पुष्प बना रही है। अब फूल जो है वो किससे बना है, सहपत्र यानी पत्ती से। तो इस फूल के जो भाग होंगे, ये सारे के सारे भाग एक तरीके से क्या हैं, पत्तियां ही तो हैं, बस पत्तियों का क्या हो गया है, रूपांतरण हो गया है, ठीक है बेटा जी। आइएगा, तो 4 पुष्प पत्र कौन कौन से मिल रहे हैं। सबसे पहला पुष्प पत्र जो यहां पर मिल रहा है, ध्यान से सुनना, पहला जो पुष्प पत्र जो है, जिसको मैंने बोला है ए, कौन है बेटा जी, ए। अब आप मुझे बताएं ए कौन है। अब आप कैसे बताएंगे, अब जब जिसको ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं पता, वो कैसे बताएगा। तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट कौन है,
बेटा जी फर्स्ट मैक्सिमम बच्चों को पता है ये संरचना कौन है, वर्तिकाग्र। ठीक है, कौन है बेटा जी, ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, दूसरी देखिएगा, ये डंडी दिखाई दे रही है आपको, इसको हमने बोला है वर्तिका। तीसरा भाग नीचे देखिए, ये तीसरा भाग नीचे जाकर फूला हुआ दिखाई दे रहा है आपको बेटा जी, ये तीसरा भाग जो है ये कौन है, अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर चौथा बिंदु देखिएगा, ये चौथा बिंदु क्या है, इस अंडाशय के अंदर ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं बीजांड। ठीक है, अब आप जरा सोचिए कौन कौन था, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडाशय के अंदर कौन है, बीजांड है। ये सब कुछ मिलकर 1 2 3 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। और साहब ए जो है ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ए। और ए जो है वो कौन है, याद रखना कौन, स्त्री केसर। ठीक है, तो देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा काम क्या है, आपको चीजें समझाना, आपको उन बच्चों से अलग करना, वास्तव में उनसे अलग करना जिनको नॉलेज नहीं है प्रॉपर। आपके पास वो पूरी नॉलेज होनी चाहिए जो आपको दूसरे बच्चों से अलग कर सके। ठीक है, जिसके पास नॉलेज है वही कुछ ना कुछ आगे जाके बनेगा। तो जरा सोचिए, पुष्प की संरचना में 4 पुष्प पत्र थे। पहला पुष्प पत्र हमने क्या पढ़ा, स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर किससे बना हुआ है, इन भागों से बना हुआ है। ऊपर कौन, वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय, और अंडाशय के अंदर कौन है, बीजांड। क्या ये 4 पुष्प पत्र में से पहला पुष्प पत्र क्लियर हो गया, कौन बेटा जी, हमारा ए कौन, स्त्री केसर। चलें आगे, आइएगा आगे चलते हैं बेटा जी। पहला हमारा क्लियर हो गया, अब दूसरा देखते हैं। यहां पर ए हमारा क्लियर, अब हम बात करेंगे किसकी, बी की। अब आप कहेंगे बी क्या है, बी जो भी है वो बना हुआ है 5 और 6 से। अब 5 देखिए, ये जो संरचना है ये है कौन भैया, पराग कोश। कौन है बच्चों, पराग कोश। और 6 जो है वो कौन है, एक डंडी है जिसको हम बोलते हैं पुतंतु। ठीक है, तो पराग कोश आपको दिख रहा है, 5वां भाग कौन है, पराग कोश, छठा भाग कौन है, डंडी है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा जी, बी बना रहे हैं। और बी जो है उसे हम बोलते हैं पुंकेसर। अब आप मुझे बताएं, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये 2 वर्ड समझ में आ गए। बी कौन है, पुंकेसर, ए कौन था, स्त्री केसर। यही दोनों हैं कौन, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो याद रखना, पुंकेसर किस चीज को बताएगा, नर जनन तंत्र को, और स्त्री केसर किसको बता रहा था, मादा जनन तंत्र को। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये दोनों चाहिए या नहीं चाहिए, आवश्यक है या नहीं है, क्या कराने के लिए, लैंगिक जनन। क्लियर है, समझ में आ गया। चलें आगे, कितने पुष्प पत्र देख लिए हमने, 2, कौन कौन सा, स्त्री केसर और पुंकेसर। चलें बेटा जी आओ आगे। अब दो आपके पुष्प पत्र और रह गए हैं, कौन रह गए जरा सोचिए, सी रह गया और डी रह गया है। इनको भी जल्दी से देखते हैं एक बार फटाफट। आइए, सी देखिएगा, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, सी, जो किससे बना हुआ है, 7 से। अब 7 जो है ये देखिए रंगीन भाग दिखाई दे रहा है, आपने फूल में देखा होगा पत्तियां रंगीन होती है ना, ये 7 कौन है, तो बेटा जी इनको बोलते हैं दल। ये जो 7 है ये रंगीन भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, दल। अब आप मुझे बताएं 7 जो है क्या वो एक है या बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, यानी 7 कई सारे 7 मिलकर क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। और सी जो है वो है कौन बेटा जी, दल पुंज। बताएं, तो दलपुंज किससे बना हुआ है, बहुत सारे दल से। ये जो बहुत सारे आपको पर्पल कलर के, बैंगनी रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सारे कौन है, दल हैं। और कई सारे दल मिलकर क्या बना रहे हैं, दलपुंज बना रहे हैं। यानी 7 मिलकर क्या बना रहा है, सी बना रहा है। सिंपल सा था। अब देखते हैं बेटा जी यहां पर 8 कौन है, यहीं का यहीं देख लेते हैं 8 कौन है। अब आप मुझे बताएं 8 जो है वो संरचना आपको कैसी दिखाई दे रही है, हरी दिखाई दे रही है ना, ठीक है। अब ये 8 कौन है, ये जो 8 है इसको हम बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है बेटा।
अब बाह्य दल जो है क्या वो भी एक है या एक से ज्यादा है? ये भी एक से क्या होते हैं? ज्यादा, यानी कई सारे बाह्य दल, 8 जो है कौन है? कई सारे बाह्य दल मिलकर क्या बना रहे हैं? डी बना रहे हैं। और वो डी कौन है? याद रखना, कौन? बाह्य दल पुंज। जैसे दल मिलकर क्या बना रहे थे? दल पुंज, ऐसे ही बाह्य दल जो हैं, ये बाह्य दल हरी संरचनाएं जो हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं? आपका बाह्य दल पुंज। ठीक है, तो अब आप पहले तो ये सोचें, जो मैंने यहां पर ये संरचना दिखाई है बेटा जी, क्या ये समझ में आ गई है पुष्प की? जिसमें 4 क्या थे? पुष्प के पत्र थे। ठीक है, कौन कौन से थे? स्त्री केसर, पुंकेसर, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे। अब आप मुझे बताएं जल्दी से, इनमें से, इन 4 पुष्प पत्र में से नर जनन तंत्र को कौन संबोधित कर रहा था? हम बोलेंगे कौन कर रहा था भैया? बी, जो किससे बना हुआ है? परागकोश और पूतंतु से। तो हमारा सबसे पहला काम है क्या पढ़ना? जरा सोचिए, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नर जनन तंत्र। चलें आगे, आइएगा, आगे चलते हैं बेटा जी। आइए, किसकी बात कर रहे हैं? पुंकेसर, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुपर्ण, या हम बोलेंगे ये किसको संबोधित कर रहा है? नर जनन तंत्र को। ठीक है बेटा जी, आइए, कैसा दिखता है ये? ऐसा दिखता है, देखिएगा, कुछ ऐसा दिखता है। कौन बेटा जी? पुंकेसर, जिसमें ये वाला भाग कौन है? परागकोश, और नीचे डंडी कौन है? पुंकेसर है। ठीक है, अब हमारी एनसीईआरटी में कैसा दिखा रखा है? कुछ ऐसा दिखा रखा है, ये कुछ ऐसा दिखता है हमारी एनसीईआरटी में। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके के डायग्राम आपके सामने पेश किया करूंगा, एक नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से दिखते हैं, और एक वो जो हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से होएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये था कौन बेटा जी? आपका परागकोश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। ठीक है, कौन है ये? परागकोश। और ये जो नीचे डंडी है, इसको हम क्या बोलते हैं? पूतंतु या फिलामेंट। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने इस परागकोश को निकाला, इस तरीके से परागकोश था। अब ये जो परागकोश है, हमने इसको काटा, यहां से बीच में से इधर से काटा। काटने के बाद ये संरचना कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही थी। ठीक है, ऐसी दिख रही थी बेटा जी ये संरचना। ठीक है, कौन बेटा जी? ये हमारा परागकोश। ठीक है, अब समझना, बिंदु दर बिंदु हम एक एक चीज को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला, ये परागकोश में कितने कितने घर दिखाई दे रहे हैं? एक तरीके से ये मैं बोलूंगा, ये एक घर है, ये दूसरा घर है। घर मतलब कितनी खाली जगह दिखाई दे रही है? 2 जगह दिखाई दे रही है, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? पाली। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, ये जो परागकोश है, ये परागकोश जो था, देखिए पूतंतु तो सिंपल सा एक डंडी है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, पूतंतु किसको जोड़ रहा था? हमारे इस परागकोश को जोड़े रख रहा था। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट कौन है? परागकोश है। परागकोश जो है, क्या वो द्विपालित संरचना है या नहीं है? ये जो परागकोश है, इसमें कितनी पालियां मिल रही हैं? 2। तो याद रखना है आपने, क्या? परागकोश पहला बिंदु, कैसी संरचना है? द्विपालित संरचना है। ठीक है बेटा जी, 2 पालियां मिल रही हैं। ठीक है, अब जब मैंने इसको काटकर देखा तो ये पूरी एक पाली थी, ये भी एक पाली है। ठीक है, एक पाली में जरा देखिए कितने किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पाली में, एक पाली में ये जो है ना, ये देखिए, ये एक पाली है, उसके पीछे एक और पाली है ना? तो यहां पर भी दिखा रखा है इस डायग्राम में। ये पूरी एक पाली है बेटा जी, याद रखना, ये पूरी की पूरी एक पाली और ये दूसरी पाली। ठीक है, एक पाली के अंदर आपको कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं? 2। और 2 पाली जब होंगी तो कितने किनारे हो जाएंगे? 4। ठीक है, समझ में आ गया? यानी अगर मैं देखूं तो परागकोश जो द्विपालित था, परागकोश जो कैसा था बेटा जी? हमारा द्विपालित संरचना थी। इस द्विपालित संरचना में कितने किनारे हैं? टोटल 4 किनारे हैं।
ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना क्या समझाने वाला हूं यहां पर। देखिएगा बेटा जी, यहां पर देखिएगा, हमने यहां पर देखा कितने किनारे दिखाई दे रहे बेटा जी, हमें 4 किनारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक किनारा, ध्यान से सुनना, ये जो एक किनारा है और ये दूसरा किनारा, 1 और 2, एक पाली में कितने किनारे हैं, 2, और दोनों पालियों में मिलाकर कितने किनारे हैं, 4 है ना। अब ध्यान से सुनना, प्रत्येक किनारा जो है इसको बोला जाता है लघु बीजाणु धानी। क्या नाम दिया बेटा जी, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। और ये जो लघु बीजाणु धानी है कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। कितनी मिल रही है बेटा जी, 4 मिल रही है, ठीक है। अब इन 4 लघु बीजाणु धानी को जब मैंने डिटेल में माइक्रोस्कोप में देखा, सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो ये कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। समझ में आ गया, ये 4 किनारे हैं, क्या कहला रहा है, प्रत्येक किनारा क्या कहला रहा है, लघु बीजाणु धानी। और ये जो लघु बीजाणु धानी है, चारों लघु बीजाणु धानी का, ध्यान से सुनना, चारों लघु बीजाणु धानी की एक समान भित्ति है, और इस भित्ति को बोला जाता है बेटा जी, याद रखना, बाह्य त्वचा। क्या नाम दिया गया है, बाह्य त्वचा, इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके नीचे क्या मिल रही है, जल्दी से सुनिएगा, 3 स्तर मिल रही है। कितनी स्तर मिल रही है, 3। बाह्य त्वचा के नीचे जो स्तर मिल रही है उसका नाम, ध्यान से सुनना, अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम के नीचे जो मिल रही है बेटा जी, मध्य स्तर। और मध्य स्तर के नीचे सबसे इंपॉर्टेंट स्तर मिल रही है कौन, टैपिटम, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, एक लघु बीजाणु धानी जो है उसमें टोटल कितनी स्तर आपको दिखाई दे रही है, 4 है या नहीं है। पहली कौन सी थी भैया, हमारी बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के नीचे अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम के नीचे मध्य स्तर, और मध्य स्तर के नीचे कौन है, टैपिटम। और इनके बीच में क्या मिलेगा, यहां पर क्या मिल रही है, यहां पर मिल रही है कोशिकाएं। क्या मिल रही है, कोशिकाएं। और वो कोशिकाएं जो आगे जाकर किसका निर्माण करेंगी बेटा जी, याद रखना, पराग कणों का। किसका निर्माण करेंगी, पराग कणों का, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इनका कार्य क्या है। सबसे पहले बाह्य त्वचा का कार्य आपने याद रखना है कि अंदरूनी जितने भी भाग हैं उन सभी भागों को सुरक्षा देना, यानी इसका काम क्या था, सुरक्षा देना, ठीक है। फिर कौन है, अंतस्थीसियम। बेटा जी अंतस्थीसियम का काम क्या होता है, याद रखना, कहीं ना कहीं ये परागकोश जब फटेगा तो उस फटने की प्रक्रिया को बोला जाता है स्फुटन। क्या बोलते हैं, स्फुटन। तो अंतस्थीसियम जो है इसका कार्य क्या होता है, याद रखना, ये जो अंदर वाली है कौन, ये अंतस्थीसियम है, इसका कार्य क्या होता है, स्फुटन में सहायता करना, फटने में। कौन फटेगा, परागकोश फटेगा, इसके अंदर से क्या निकलेंगे, परागकण निकलेंगे, ठीक है। फिर उसके नीचे कौन है, मध्य स्तर। मध्य स्तर का कार्य थोड़ा बहुत पोषण देना, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत क्या देना, पोषण देना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बेटा जी, टैपिटम, जिसका मुख्य कार्य है क्या, पोषण देना। अब आप बोलेंगे किसको पोषण देना, हमें पोषण देना, क्या नहीं, किसको पोषण देना, तो अंदर कौन बनने वाले हैं, पराग कण बनने वाले हैं, उन पराग कणों को पोषण देगा कौन भैया, टैपिटम। बताएं, समझ में आ गया। चलें आगे। अब जल्दी से मैं एक छोटा सा क्विज आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है इसको फिर कल आगे और पढ़ेंगे। अभी इतनी जो चीज बताई है मेरे ख्याल से समझ में आ गई। पुंकेसर किससे बना हुआ, एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। पुंकेसर किससे बना हुआ है, परागकोश, नीचे पूतंतु। परागकोश में कितनी पालियां, 2। एक पाली में कितने किनारे, 2। दोनों पालियों में कितने किनारे, 4। प्रत्येक किनारा क्या कहला रहा है, लघु बीजाणु धानी। और ये लघु बीजाणु धानी की कितनी स्तर मिल रही हैं, 4। सबसे पहली बाह्य त्वचा क्या काम कर रही है, सुरक्षा दे रही है अंदरूनी भागों को। फिर अंतस्थीसियम किस चीज
में सहायता करेगा, स्फुटन में, फटने में। तीसरी मध्य स्तर थोड़ा बहुत पोषण देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन? टैपिटम, जिसका मुख्य कार्य क्या है? पोषण देना। और भी कार्य जो हम कल देखेंगे। उससे पहले जल्दी से एक छोटा सा क्विज लेकर आ रहा हूं आपके सामने बेटा जी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बेटा, पुष्प रूपांतरण है। अभी अभी मैंने बताया था, देखते हैं कितने बच्चे इसका जल्दी से आंसर देंगे। पुष्प रूपांतरण है, किसने सीरियसली सुना है? देखते हैं। पुष्प रूपांतरण है किसका? पहला ऑप्शन प्ररो, दूसरा मूल, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए, पुष्प किसका रूपांतरण होता है? प्ररो का, मूल का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा, ये अभी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी जल्दी से आंसर लगा देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। जल्दी से बताइए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। देखते हैं जो मैंने पढ़ाया है कि आपको सारा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बड़े प्यार से, आराम से, तसल्ली से चीज बताई है। आवृत बीजी में पौधों में पुंकेसर कौन है? मादा जनन अंग है कि नर जनन अंग है कि दोनों हैं कि इनमें से कोई नहीं है? मेरे ख्याल से जल्दी से आंसर दे देंगे। पुंकेसर कौन है? नर जनन अंग है कि मादा जनन अंग है? क्या है? चलिए फटाफट देखते हैं बेटा जी एक बार। पुष्प रूपांतरण है, किसका रूपांतरण था? जरा सोचिए। प्ररो का था, एक सहपत्र से निकला था, एक पर्ण से निकला था। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? प्ररो। और प्ररो, जिनको अभी भी नहीं आया जल्दी से बता देता हूं, जमीन के बाहर जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्ररो। ठीक है, और पुष्प जमीन के नीचे तो नहीं निकल रहा, बाहर निकल रहा है, यानी किससे बना होगा? प्ररो से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था बेटा हमारा, आवृत बीजी पौधों में, सीधा सीधा आंसर, पुंकेसर कौन है भैया? वही तो पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? क्या है? नर जनन अंग है। कौन बेटा जी? पुंकेसर। ठीक है, ओके बेटा जी। चलिए अब कल मिलेंगे।